नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों और दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एटम और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें एटम की। तो एटम जैसा कि आपको पता है कि एटम क्या है, स्फेरिकल है और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दोनों को कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको पता होगा कि रेडियस ऑफ एटम, पिछले क्लास में आपको बताया कि रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। आप इसे फर्मी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन फर्मी एंड रेडियस ऑफ एटम इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। ओके, अब हम लोग जरा सा समझते हैं कि एटम का, ठीक है ना, एटम का साइज और वॉल्यूम न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में कितना है, या फिर न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के रिस्पेक्ट में क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग सब लोग सबसे पहले चश्मा लगा के आ जाइए और यहाँ पे गौर फरमाइए। तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, 4/3 πr³। तो यहाँ पर जो एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर वॉल्यूम। क्या रिलेशन है जरा इसे समझते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ और आर का वैल्यू क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, क्यूब। ओके, और न्यूक्लियर वॉल्यूम कितना हो गया आपका, 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ से जो रिलेशन आता है, 10⁻30 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻45 मीटर क्यूब। क्लियर है? अब अगर हम रेशियो की बात करें तो एटॉमिक वॉल्यूम का न्यूक्लियर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रेशियो क्या निकल के आ रहा है, तो ये रेशियो निकल के आ रहा है 15:1 का। 15:1 का ये रेशियो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये जो रेशियो है, ये रेशियो में कितना बड़ा का डिफरेंस है। अगर एटॉमिक वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम, एटम का जो वॉल्यूम है वो काफी 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 बड़ा है न्यूक्लियस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। 1:15 का ये रेशियो है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एटम को आप मान लेते हैं अर्थ, ठीक है, अगर एटम को आप मान लेते हैं अर्थ, तो उसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस क्या पता है, उसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस जो है एक क्रिकेट का बॉल है। जरा सोचिए, अगर एटम का, ठीक है, एटम का वॉल्यूम क्या है, अर्थ के इक्वल अगर आप मान रहे हैं कि अर्थ जितना बड़ा एटम है, ठीक है, तो उसमें जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या हो गया, उसका वॉल्यूम क्या पता है आपको, वो एक क्रिकेट के बॉल की तरह है। क्रिकेट के बॉल मतलब समझ सकते कितना छोटा। अब किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो मास जो होता है वो केंद्र पे निर्भर करता है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस ऑफ, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत बहुत छोटा है एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो हम न्यूक्लियस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लेक्टेड with respect to volume of atom, तो रेडियस ऑफ एटम के बारे में जो न्यूक्लियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में जो बताए थे वो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, ठीक ना, उन्होंने रेडियस का कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला दिया था। ठीक है, वो फॉर्मूला था R = A0, ठीक है, इंटू A⁻1/3। इस फॉर्मूला से उन्होंने रेडियस न्यूक्लियस का कैलकुलेट किया। ओके, A0 यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अभी आप क्या समझे, अभी आप ये समझे कि एटम का जो रेडियस है वो काफी काफी क्या है, बहुत ही बड़ा है न्यूक्लियस के रेडियस के कंपैरिजन में। क्लियर है?
अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, एटम की स्टेबिलिटी की सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात करें तो एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर जो है बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। हालांकि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सबसे सिंपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स मान के चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अगर हम लोग स्टडी करें तो हमारा जो स्टडी हो जाएगा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर आपसे स्टेबिलिटी की अगर बात करें कि एटम की स्टेबिलिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करिएगा, तो सबसे पहले आप स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है तो सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर अगर बहुत सारा अगर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, ठीक है, रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो रिपल्सन से क्या होगा, रिपल्सन से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, और एनर्जी और स्टेबिलिटी का आपको बताए थे क्या है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। स्टेबिलिटी और एनर्जी का क्या है, उल्टा रिलेशन है, यानी कि अगर एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होगा, काफी दूर दूर सेपरेट होगा, और इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एटम का जो वॉल्यूम है वो काफी क्या है, बड़ा है, ठीक है। काफी बड़ा वॉल्यूम होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इलेक्ट्रॉन द्वारा जो क्रिएट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, काफी बड़ा है। तो आप स्टेबिलिटी का रीजन दे सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन प्रेजेंट है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एटॉमिक वॉल्यूम का साइज क्योंकि काफी बड़ा है, तो बड़ा साइज होने के कारण यहाँ पर जो रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। पहला फैक्ट तो आप ये कहिएगा कि साइज ऑफ एटम ज्यादा होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज करेंगे, जिससे कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप दूसरा फैक्ट ये भी दे सकते हैं कि अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो एटम की स्टेबिलिटी की बात करें तो एटम की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर है, ठीक ना, उतना ही प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बना हुआ रहेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बना रहेगा। मान लेते हैं अगर 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के 10 मान लेते हैं प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो 10 इलेक्ट्रॉन उसको कंपनसेट करने के लिए उसके बाहर रहेगा, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहे, ताकि इसका स्टेबिलिटी बना हुआ रहे, ठीक है। न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहने के लिए इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए, और फोर्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो इलेक्ट्रॉन जो है छितर के बाहर निकल जाएगा और फिर उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हमेशा क्या करेगा कि न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है जुड़ा रहेगा। और आप तीसरा फैक्ट ये दे सकते हैं कि एटम स्टेबल तब होगा जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एटम ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये रही बात स्टेबिलिटी ऑफ एटम की। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हम लोग कैसे देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब आप कहिएगा कि मैम न्यूक्लियस का आप अभी रीजन दिए थे कि एटम के स्टेबिलिटी के लिए उसका साइज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यानी कि एटम का क्योंकि बड़ा साइज है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है साइज के कारण।
अब अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के, तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल अगर एक साथ एक जगह पर रहेगा, सेम चार्ज पार्टिकल, तो वहां पर वो भी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, है ना, वो भी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, और ये रिपल्सन करेगा। तो इसको, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इसका साइज क्या है, काफी छोटा है विद रिस्पेक्ट टू एटम। अब जरा सोचिए, एटम के रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए एटम का साइज इतना बड़ा, पृथ्वी जितना बड़ा, और न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए साइज जो है न्यूक्लियस का बॉल जितना छोटा। जरा सोचिए, कहीं से ये तालमेल कहीं से बैठता है। जरा सोचिए कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए साइज जो है अर्थ जितना बड़ा, ठीक है, एटम का साइज अर्थ जितना बड़ा, और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जो साइज होना चाहिए वो क्रिकेट के बॉल जितना बड़ा। तो भाई ये तो सरासरी क्या है, भेदभाव है ना। तो यहाँ पर तो भाई एकदम छोटा सा जगह में जो है ये पूरा ठूस ठूस के रहेगा, तो यहाँ पर जो है रिपल्सन वो क्रिएट होगा। तो आखिर यहाँ पर क्या रीजन क्या है स्टेबिलिटी का, ठीक है, आप बता सकते हैं कि क्या रीजन हो सकता है स्टेबिलिटी का। क्योंकि यहाँ पर इंटर जो प्रोटोनिक जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है उसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर साइज जो है वो प्रोटोन का यहाँ जो साइज जो न्यूक्लियस का काफी छोटा है, ठीक है। तो जरा सोचिए क्या होगा, क्या है इसका रीजन। तो चलिए समझते जरा। इन मॉडर्न केमिस्ट्री, इन मॉडर्न केमिस्ट्री न्यूक्लियस, ठीक है, इन मॉडर्न केमिस्ट्री न्यूट्रॉन इज चार्ज बियरिंग पार्टिकल, ठीक है, बट इलेक्ट्रिकली इट इज न्यूट्रल। मॉडर्न केमिस्ट्री में ये देखा गया कि न्यूट्रॉन जो है वो एक चार्ज बियरिंग पार्टिकल है, ठीक है, लाइक एटम, चार्ज बियरिंग पार्टिकल है लाइक एटम, बट नेट क्या है, न्यूट्रॉन जो है नेट क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। नेट अगर चार्ज अगर देखा जाए तो वो क्या है, जीरो है, जिस तरह से एटम पे होता है, ठीक है। आपको जैसे कि पता होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी की, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये समझेंगे कि जो न्यूट्रॉन है वो क्या प्रभाव डालता है प्रोटॉन की स्टेबिलिटी पे, उसका कोई रोल है या नहीं है, वो हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एटम जो है, एटम इलेक्ट्रिकली, नेट क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज कोर पे है प्रेजेंट उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बाहर है प्रेजेंट। तो इससे क्या हो जाएगा, एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पर चार्ज तो है, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बना है। अब ये जरूरी नहीं कि प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, बहुत सारा ऐसा भी पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन नहीं है पर फिर भी उस पर चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटम है, ठीक है, यहाँ पर जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पर फिर भी ये चार्ज बियरिंग पार्टिकल, इसके अंदर चार्ज है। सेम इसी तरह जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेम इसी तरह जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन है वो भी एक चार्ज बियरिंग पार्टिकल है, चार्ज पैदा कर सकता है, यानी इसके अंदर चार्ज है, ओके, प्रोटॉन, ठीक है, प्लस चार्ज इसके अंदर है, और नेगेटिव चार्ज जो है इसके सराउंडिंग्स में है, ओके, नेगेटिव चार्ज जो है इसके सराउंडिंग्स में है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि नाभिक अस्थिरता के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आपका रहा न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपका है न्यूट्रॉन जो कि एक चार्ज बियरिंग पार्टिकल है, और ये जो है प्रोटॉन को, ठीक है, बाहर में जो प्रेजेंट प्रोटॉन है इसको बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। समझ में आ रहा है बात, बाहर में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है इसको ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एटम के, जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए।
समझ में आया? क्या समझे कि न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी है वो उसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी के लिए जो रीजन है वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है जो कि वहां पे एक साथ एक छोटे से जगह में, क्रिकेट के बॉल जितना छोटा जगह में स्टेबल नहीं रह सकता। आप इलेक्ट्रॉन को दे दिए एकदम अर्थ के जितना बड़ा वॉल्यूम, बढ़िया से एकदम पसर पसर के रहेगा, और जो प्रोटॉन है वो इतनी भुची वो जगह में रहेगा न्यूक्लियस में, एकदम क्रिकेट के बॉल जितना छोटा जगह में। तो ये तो सरासरी क्या हो गया, नाइंसाफी हो गया। तो यहाँ पर जो साइज है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है न्यूक्लियस के लिए स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पर न्यूट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूट्रॉन एक चार्ज बियरिंग पार्टिकल है। इसमें दिस इज नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो है वो नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट इसके जो आउटर मोस्ट और देख रहे हैं पेरीफेरी पे इसका क्या है, नेगेटिव चार्ज, और अंदर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन नेगेटिव चार्ज से ये क्या करता है, प्रोटॉन को जो है वो बांध के रखता है, इंटरेक्ट करता है वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, न्यूक्लियस इंटरेक्ट प्रोटॉन वेरी स्ट्रांगली। Now this is the reason of stability of nucleus। ठीक है, नाभिक अस्थिरता के लिए न्यूट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो आगे हम लोग क्लास में जो है देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन आज जो बताएं बच्चों उसे आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान क्लास में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।